व्यवस्था, विश्व स्तर के बुनियादी ढांचे। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे बेहद खास कार्यक्रम जनादेश चुनावी चकल्लस में। मैं हूं आपके साथ आरिद। चुनाव का मौसम हो और राजनीतिक चकल्लस ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। इस बार भी 2024 के लोकसभा चुनाव में कई ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर हर दिन कोई ना कोई राजनीतिक खींचतान होती ही रहती है। कभी किसी नेता के बयान पर बवाल मच जाता है तो विपक्षी दल उस मुद्दे को फट से लपक लेते हैं, जरा सी देर नहीं लगाते और पूरा चुनावी माहौल उसी मुद्दे के इर्द गिर्द घूमता दिखाई पड़ता है। ऐसे ही बयानों और घटनाओं के बाद होने वाली चुनावी चकल्लस पर हमारी पैनी नजर बनी हुई है। अब बात आज के उस चुनावी मुद्दे की जिसको लेकर राजनीतिक हलकों में चकल्लस लगातार जारी है। आज बात गठबंधन की। भारत में इस शब्द को बहुत ही पवित्र और सकारात्मकता से भरा हुआ माना जाता है। शादी को दो लोगों और परिवारों के बीच जन्म जन्म के गठबंधन की तरह परिभाषित किया जाता है, तो व्यापारिक रिश्तों में भी गठबंधन को बहुत ही महत्व दिया जाता है। ऐसा ही गठबंधन राजनीति के क्षेत्र में भी देखने को मिलता है, जहां विचारधारा और साझा मुद्दे के आधार पर पार्टियां गठबंधन बनाती हैं और आपसी समझ के द्वारा जनता के बीच अपनी बात रखती नजर आती हैं। दलों और नेताओं की दोस्ती को गठबंधन का आधार माना जाता है, लेकिन आजकल चुनावी महाभारत के बीच गठबंधन में ही जिस तरह से कलह देखने को मिल रही है, लोगों का गठबंधन से विश्वास उठता सा दिखाई पड़ रहा है। वो कहावत है कि हाथी के दांत दिखाने की और होते हैं और खाने के लिए और होते हैं। ऐसा ही आजकल विपक्षी गठबंधन इंडिया अलायंस में भी देखने को मिल रहा है, जहां नेता पब्लिक और मीडिया के सामने कुछ और कर रहे हैं, कह रहे हैं, लेकिन अंदर खाने विरोधाभास की जो खबरें बाहर आती हैं वो पूरी तरीके से अलग कहानी बयां कर रही हैं। आइए आज आपको लोकसभा चुनाव से ठीक पहले ऐसे ही मतभेदों की खबरों को दिखाते हैं तो साफ तौर पर इशारा करती हैं कि गठबंधन के बाद भी नेताओं और दलों के बीच चुनावी चकल्लस जारी है। और आज के चुनावी चकल्लस में पहले बात महाराष्ट्र में इंडी गठबंधन की। आपको याद होगा कि जब इंडी गठबंधन बना उससे पहले ही महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी गठबंधन बन चुका था, जिसमें कांग्रेस, उस वक्त की शिवसेना और उस वक्त की एनसीपी शामिल थी। शिवसेना और एनसीपी में टूट के बाद महाविकास अघाड़ी का आपसी रिश्ता और मजबूत बताया गया और फिर इंडी गठबंधन में यह जोड़ और मजबूत हो गया। इस बात को लगातार कहा जाता रहा, लेकिन जब जमीन पर इस गठबंधन को उतारने का वक्त आया तो कहानी बहुत कुछ अलग निकली। टिकट बंटवारे पर फंसे पेच के बाद एमवीएम के दलों में ही वाकयुद्ध नजर आ रहा है, तो वहीं बल्कि तीनों दलों के भीतर भी लड़ाई साफ तौर से दिखाई पड़ रही है। महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटों पर बंटवारे की बात महाविकास अघाड़ी में तय भी नहीं हो पाई थी, लेकिन उससे पहले तीनों दलों ने अपने अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान करना शुरू कर दिया, जिसके बाद सब एक दूसरे से नाराज होकर बैठे नजर आए दिखाई पड़ रहे हैं। बीच बचाव की कोशिशें शुरू हुई, लेकिन बात बहुत दूर तक निकल चुकी थी। कांग्रेस के नेता संजय निरूपम मुंबई नॉर्थ वेस्ट सीट से लोकसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे। उन्हें खुद राहुल गांधी से टिकट मिलने का भरोसा दिया गया था, लेकिन उद्धव ठाकरे के शिवसेना गुट ने यहां से अमोल कीर्तिकर को टिकट दे दिया, जिन्हें खिचड़ी घोटाले में ईडी ने समन भेजा है। जिसके बाद संजय निरूपम ने न सिर्फ अमोल कीर्तिकर के खिलाफ झंडा बुलंद कर दिया, बल्कि अपनी कांग्रेस पार्टी के आलाकमान को भी एक हफ्ते का अल्टीमेटम दे दिया। जिसके बाद एक बार फिर से महाविकास अघाड़ी की लड़ाई सतह पर दिखाई पड़ रही है। कांग्रेस के नेतृत्व का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि आप अभी भी इंटरवीन करिए, नहीं तो अलायंस तोड़िए। अगर पार्टी को बचाना है तो अलायंस तोड़िए और मैदान में उतरिए, लेकिन आप शिवसेना के साथ अलायंस करके अपने आप को हमेशा के लिए खत्म करने का जो फैसला कर रहे हैं वो बहुत ही आत्मघाती है पूरे कांग्रेस पार्टी के लिए, और इसका असर पूरे महाराष्ट्र में पड़ेगा, महाराष्ट्र से बाहर भी पड़ेगा। तो खुली चुनौती देते संजय निरूपम नजर आ रहे हैं। इससे पहले शिवसेना के उद्धव गुट की ओर से 17 लोकसभा सीटों पर अपने प्रत्याशियों का नाम का ऐलान कर दिया गया था, जिसके बाद न सिर्फ कांग्रेस बल्कि शरद पवार की भी खासे नजर आ गए। उद्धव गुट ने कुछ उन सीटों पर भी प्रत्याशी घोषित कर दिए जहां कांग्रेस दावा कर रही थी, जिसके बाद कांग्रेस की ओर से भी प्रतिक्रिया सामने आई और दोस्ती पर सवाल खड़े होने लगे। So yesterday's list, there's nothing new. Issue about some Mumbai seats is there. We're still discussing some Mumbai seats. I think more or less we reached an agreement. Maybe there is a issue about 1 or 2 seats each.
with NCP maybe a seat or so, with Shiv Sena a couple of seats. I think today we are meeting to plan out the campaign strategy, and this issue also will be discussed. तो नाराजगी बढ़ती जा रही है, लेकिन फिर भी बात अभी ये कही जा रही है कि साहब रास्ता निकल आएगा। इस बीच शरद पवार गुट के नेता जितेंद्र अहवाड ने हाथ जोड़कर प्रकाश आंबेडकर से अपील की है कि वह इस गठबंधन को ना तोड़ें। एमवीए में शामिल शरद पवार वाली एनसीपी के सहयोगियों से गठबंधन धर्म निभाने की अपील भी कर रही है। मैं आज भी कहूंगा उनको कि भाई तुम के खून के वारिस हो और हम विचारों के वारिस हैं। फैसिज्म को रोकने के लिए हम दोनों को साथ आना ज़रूरत है और समाज से यह मांगनी उठ रही है। ये समाज कह रहा है कि अंबेडकर साहब और महाविकास आघाड़ी इकट्ठा आनी चाहिए। मैं तो हमेशा अंबेडकर साहब के बाजू से रहा हूँ, क्योंकि संविधान बचाने के लिए जो जो संविधान के बाजू से है उन सभी लोगों ने हाथ मिला लेना चाहिए। कैंडिडेट डिक्लेयर किए हैं वो तो देखो महाविकास आघाड़ी ने एक साथ रह के ही नाम अनाउंस करना चाहिए। अगर उन्होंने किए है तो फॉर्म तो भरा नहीं अभी तक, तो जो हमारी हक की सीट है वो हमें दे दे। हमारी राखी यादव तैयार है लड़ने के लिए, तो वो फॉर्म भरेगी। लेकिन इस तरह से जोर जबरदस्ती से नहीं ना, तुम लोग जब दोस्त समझ के और एक साथ लड़ोगे तो हमारी जो हक की सीट है वो हमें मिलनी चाहिए। तो बात दोस्ती से आगे बढ़ के हक पे आ गई है। और वहीं जब महाविकास अघाड़ी के दलों ने छिटकने का सिलसिला शुरू हो गया तो बचे हुए दलों ने भावनात्मक अपील करके किसी भी तरह बाकी साथियों को फिर से जोड़ने की अपील की जा रही। शिवसेना उद्धव गुट की ओर से उनकी नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने प्रकाश आंबेडकर से अपील की है कि वो एमबीए का साथ ना छोड़ें, साथ बने रहें। जब खुद अंबेडकर जी रैली में आए थे, जब भारत जोड़ो यात्रा की रैली संपन्न हुई थी, तो फिर एक बड़ी मुंबई में रैली हुई है, जो जॉइंट रैली हुई है, उन्होंने खुद ने कहा था कि हम तानाशाहों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। तो आज जिम्मेदारी बनती है हर दल की कि महाराष्ट्र के हित में रहकर काम करें, और जो महाराष्ट्र विरोधी सोच रखते हैं, जो महाराष्ट्र के जो कारोबार हैं दूसरे राज्यों में ले जाते हैं, जो युवाओं को बेरोजगार छोड़ देते हैं, जिन्होंने मुंबई के ऊपर जिस तरीके से चोट पहुंचाई है, फाइनेंशियल चोट पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, वो साबित हो रहा है। तो ये लड़ाई बहुत स्पष्ट है, ये महाराष्ट्र विरोधी जो झूठी सरकार बनी बैठी है, या महाराष्ट्र हित जो महाराष्ट्र के हित की लड़ाई लड़ रही है, वो है महाविकास आघाड़ी, और जो तानाशाहों के खिलाफ लड़ रही है। तो अगर उनका भी यही मंशा है तो उनको हमारे साथ कंधे से कंधे मिलाकर ये लड़ाई लड़नी चाहिए। उधर महाविकास अघाड़ी के साथ रहे वंचित बहुजन अघाड़ी के नेता प्रकाश आंबेडकर ने भी एमवीए से अलग लोकसभा चुनाव लड़ने का फैसला अपना सुना दिया है। उन्होंने 9 कैंडिडेट्स के नामों का ऐलान भी कर दिया है। इसके अलावा स्वाभिमानी शेतकारी संगठन के अध्यक्ष पूर्व सांसद राजू शेट्टी ने भी एमवीए के साथ गठबंधन करने से साफ मना कर दिया। जबकि एमवीए की आपसी खींचतान के बीच उद्धव गुट अभी भी सब कुछ ठीक होने की बात कर रहा है, लेकिन जनता है सब देख रही है। महाराष्ट्र में 48 सीटों की इस लड़ाई में एमवीए की आपसी लड़ाई पर एनडीए चुटकी ले रहा है। किस तरीके से एनडीए नेताओं ने एमवीए गठबंधन पर सवाल खड़े किया, ये आपको सुनाते हैं। इंडी अलायंस का जो गठबंधन है वो बिखर गया है। आप महाराष्ट्र का एक एग्जाम्पल लीजिए, वहाँ शिवसेना के यूबीटी बोलते हैं कि ये हमारे सीट्स हैं, सांगली और मुंबई नॉर्थ ईस्ट। वहाँ कांग्रेस बोलते हैं कि ये हमारे सीट हैं। जहाँ आपकी चर्चा नहीं होती है सीट्स के ऊपर और आप घोषणा करते हैं, वहाँ अलायंस कैसे बन सकता है। और रही बात वंचित अघाड़ी, जो अंबेडकर जी का दल है, वो अपने आप निकल के आई है इस अलायंस से। तो कहीं ना कहीं जहां एक विचारधारा नहीं, एक राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं, एक नेता नहीं, एक विजन प्लान नहीं, तो जनता जानती है ये अलायंस बिखरने वाली ही है। मैं कांग्रेस पार्टी एज ए होल मैं उनकी बात करता हूँ। मैं किसी व्यक्ति विशेष ने कुछ टिप्पणी की उसके ऊपर बात नहीं करूँगा। ये बात अगर मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने कही है तो उसके ऊपर मैं टिप्पणी करूँगा। ये बात अगर नाना पटोले जी, बाला साहेब थोराट जी ने की है या पृथ्वीराज चौहान जी ने की है तो मैं बात करूँगा। ठीक है, कांग्रेस पार्टी के मन में कोई दर्द हो सकता है। इसी प्रकार का दर्द हमें रामटेक और कोल्हापुर के सीट के बारे में है। सीटिंग है हमारी,
आघाड़ी में इस प्रकार की बातचीत और चर्चा और सीट के अदला बदल हो जाती है। तो महाराष्ट्र विकास आघाड़ी को लेकर किस प्रकार से आपसी खींचतान है, उस पर महाराष्ट्र की जनता क्या कुछ सोचती है, ये आपको वो भी सुनाते हैं। तीन पार्टियों के गठबंधन हो रहे हैं, जिसमें कि महाविकास आघाड़ी, उद्धव ठाकरे गट और शरद चंद्र पवार जी गट और कांग्रेस, इन लोगों में हमें तो अभी तक आपसी कुछ तालमेल नज़र नहीं आ रहा है। अभी आपसी तालमेल नज़र नहीं आने की वजह से इनका सीटों का बंटवारा तक अभी हो नहीं पा रहा है, जबकि इलेक्शन की तारीख नज़दीक आ रही है। उद्धव ठाकरे गट के कई लोग विधायक कांग्रेस के कई विधायक भाजपा में शामिल हो रहे हैं। बहुत से लोग उद्धव ठाकरे के बगावत करके जैसे रामटेक लोकसभा हो गया और कई लोकसभाओं में खड़े होने की उम्मीदवारी अर्जी भरने की तैयारी में थे। अभी आप जो 2024 का इलेक्शन चुनावी होने जा रहा है, उस तरीके से देखा जाए तो महाविकास आघाड़ी और इसमें जो गठबंधन ये सब होके जो नतीजा ऐसा हो रहा है कि एक इधर मुझे टिकट चाहिए, इधर नहीं सीट मिल रहा है, उधर मतलब कोई भी पक्ष जो सामान्य जनता है उसका कोई नहीं सोचता मुझे क्या मिलेगा, मेरा क्या फ़ायदा, उसके सिवा उनको दूसरा कुछ पड़ेगा। जो मेन फोकस है, जो अब मेरा प्रश्न जो देश के लिए ज़रूरी है, मेरे राष्ट्र के लिए ज़रूरी है, मेरे देश जो मैं जिधर रहता हूँ उसके लिए ज़रूरी, वो बिना मतलब के परेशान करके खा ले, लोग भी परेशान हो रहे हैं उनके। अभी जो देखा जा रहा है अपने महाराष्ट्र राज्य सरकार में, जैसे महाविकास आघाड़ी जो है, उद्धव ठाकरे जी, शरद पवार जी या जो अन्य पार्टी मिलके ये जो सरकार बनाई थी, या उसके बाद इनका जो ये था विषय कि आपस में एक दूसरे की टांगे खींचना, एक दूसरे पे टीका टिप्पणी करना, इनकी यही सब शुरुआत देखी गई है। तो हमें नहीं लग रहा कि ये सो अभी जो मतदान होंगे, चुनाव लड़ेंगे, तो ऐसी उम्मीद नहीं इनकी। जो सिचुएशन चल रही है 2024 के जो इलेक्शन होने वाले हैं, इसमें हम देख सकते हैं कि अलग अलग पार्टियां सब आपस में लड़ रही है, किसी को कुछ नहीं पड़ा है। कोई अपने सीट के लिए लड़ रहा है, कोई अपना मुझे कितने सीट मिलेंगे, मुझे कितनी जगह मिलेगी, इसके लिए लड़ रहा है। मुंबई से हमारे सहयोगी शिशिर शेलार इस खबर पर अधिक बातचीत के लिए मौजूद है। शिशिर, इंडिया अलायंस की आपसी तकरार जनता भी देख रही है और समझ भी रही है, लेकिन ये दोस्ती है, इस पे कई सवाल खड़े हो रहे हैं। कैसी दोस्ती है ये? बिल्कुल, देखिए इस वक्त अगर देखा जाए तो जितने भी प्रवक्ता है इंडिया अलायंस के, चाहे संजय राउत हो या फिर हम बात करें एनसीपी कांग्रेस की, कह तो रहे हैं कि हम में सब कुछ ठीक है, लेकिन ठीक इसलिए भी नहीं है क्योंकि जिस प्रकार से सीटों का बंटवारा होना चाहिए था, 1 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है और इंडिया अलायंस में दर्जनों बैठकें हो चुकी है। इसके बावजूद भी कौन कहां पर लड़ेगा ये अब तक स्पष्ट नहीं है। हालांकि लिस्ट जारी जरूर की है, कांग्रेस ने अपनी लिस्ट जारी की है, शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे जो पार्टी उन्होंने अपनी लिस्ट जारी की, और जैसे ही शिवसेना ने लिस्ट जारी की, हमने देखा कि किस प्रकार से खटपट शिवसेना की कांग्रेस के साथ और शिवसेना की शरद पवार पार्टी के साथ हो रही है। इसी बीच आज महाविकास आघाड़ी की बैठक मुंबई में हुई और ये बैठक हालांकि संजय राउत ने इससे पहले स्पष्ट किया था, ये सीटों के बारे में नहीं होगी, ये कैंपेनिंग के बारे में होगी और साथ ही साथ किस प्रकार से कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाया जाएगा, इस पर यह बैठक होगी। तो ऐसे में सवाल होता है कि किस प्रकार से इंडी गठबंधन अपने सीट शेयरिंग फॉर्मूले को तय करता है, क्योंकि अभी भी अगर देखा जाए तो नाराजगी सभी खेमे में है। पूरे इंडिया अलायंस मतलब तीनों प्रमुख ग्रुप है, उनमें तो नाराजगी तो है ही, लेकिन प्रमुख बात ये भी है कि इंडिया अलायंस चाहता था कि वंचित बहुजन अगर इनके साथ आए, लेकिन आज प्रकाश आंबेडकर ने जो ट्वीट किया है, उनके ट्वीट से स्पष्ट होता है, उन्होंने कहा कि मेरे ट्वीट में कंजर कसने का काम जो है ये शिवसेना द्वारा किया जा रहा है, उद्धव ठाकरे द्वारा किया जा रहा है। उन्होंने संजय राउत का उसमें नाम लिया है, उन्होंने कहा कितना झूठ और संजय राउत बोलेंगे। एक तरफ वो चाहते हैं कि वंचित बहुजन आघाड़ी इसका हिस्सा बने और वही दूसरी ओर उन्होंने कहा कि मीटिंग में ऐसा फैसला हो जाता है कि उनके प्रत्याशियों के खिलाफ है कैंडिडेट खड़ा करने की बात भी कर रहे हैं। तो ऐसे बिल्कुल शिशिर, तो ये सवाल यही खड़ा होता है कि आखिर जब आधार क्या था दोस्ती का, क्या सिर्फ विरोध के नाम पे विरोध था? क्योंकि आपसी समझ को लेके सवाल खड़े हो रहे हैं। समय बस इतना ही, बहुत शुक्रिया शिशिर हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खबर पर बात करने के लिए। फिलहाल यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, बहुत जल्द हाजिर होते हैं। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा, उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। सर 50,000 एडवांस। और इतना कैश तो हम नहीं लाए। और आज बैंक भी बंद है। इलाज है,
डिजिटल पेमेंट का आसान सा डोज। लेकिन अरे घबराइए मत, सावधानी के साथ करेंगे तो कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होगा। फोन लाइए मुझे, यहाँ फोन लगाइए। डिजिटल पेमेंट से लेन देन हो सकता है, आसान, सुरक्षित और तेज। मैंने तो इन्हें डिजिटल पेमेंट सिखा दिया है, आपने? क्योंकि आरबीआई कहता है कि डिजिटल पेमेंट अपनाओ, औरों को भी सिखाओ। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। लाइफ में फाइनेंशियल आजादी के लिए एनपीएस जरूरी है। रिटायरमेंट में फाइनेंशियल आजादी रहे जारी, एनपीएस से आज ही करें तैयारी। एनपीएस जरूरी है। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। तो चुनावी जगल्लस में महाराष्ट्र के बाद अब बात बिहार की। बिहार में भी इंडी अलायंस के बनने से पहले महागठबंधन आकार ले चुका था, जिसमें कांग्रेस और आरजेडी लेफ्ट पार्टियां सहित उस वक्त की जेडीयू भी हिस्सा थी। बाद में जेडीयू एनडीए में शामिल हो गई, लेकिन महागठबंधन चलता रहा। लेकिन 2024 की चुनौती से पहले बिहार में भी इंडी गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। अपना अपना कुनबा बढ़ाने और साथी को आगे ना निकलने की नीयत बिहार में इन दलों में भी देखने को मिल रही है। ताजा मामला पूर्णिया सीट को लेकर सामने आया है। अपनी पार्टी को कांग्रेस में विलय के बाद पप्पू यादव को कांग्रेस से भरोसा दिया गया था कि उन्हें पूर्णिया से उम्मीदवार बनाया जाएगा, लेकिन आरजेडी ने बीमा भारती को पूर्णिया से प्रत्याशी बनाकर पप्पू यादव का खेल बिगाड़ दिया। उसके बाद बिहार में इंडी गठबंधन में आपसी तकरार फिर से सतह पर आ गई है। कांग्रेस की विचारधारा मेरे लिए सर्वोपरि है। पूर्णिया की जनता, खास तौर पर हर घर की माँ और बेटी पप्पू यादव को अपना भाई, अपना बेटा बना चुका है। तो इसीलिए निर्णय कभी नहीं बदलता। और एक ही बार मैंने कह दिया है कि दुनिया छोड़ देंगे, पूर्णिया नहीं छोड़ेंगे। बिहार में विपक्षियों की लड़ाई पर भाजपा गठबंधन पर सवाल खड़े कर रही है और कह रही है कि इनको आपसी लड़ाई ले डूबेगी। और पटना से हमारे सहयोगी संवाददाता सलमान हैदर इस खबर पर अधिक बातचीत के लिए मौजूद हैं। सलमान, अगर बात की जाए तो बहुत कुछ कोशिशें की इंडिया अलायंस ने, लेकिन अब एक बार फिर से पूर्णिया के मामले पे बात फंसती दिखाई पड़ रही है। जी हाँ आर्येंद्र, जैसा कि आप गठबंधन की बात कर रहे थे, पवित्र बंधन की बात कर रहे थे, यहाँ जो गठबंधन है उसमें गांठें पहले से ही इतनी हैं कि बड़ा मुश्किल हो गया है अब चीजों को सही और सपाट सीधे ढंग से देख पाने का। पेच तो उन्होंने फंसाया ही, और जो पप्पू यादव हैं उनकी जिद है, आपने सुना भी कि मर जाएंगे लेकिन पूर्णिया नहीं छोड़ेंगे, दुनिया छोड़ देंगे लेकिन पूर्णिया नहीं छोड़ेंगे। और आज दिन भर कई जगह उन्होंने बाइट दी, तो उसका लबोलुआब यही था कि अगर पार्टी हाईकमान ये कहता है कि आप चुनाव नहीं लड़िए तो मैं नहीं लड़ूंगा, लेकिन कोई दूसरी सीट से नहीं लड़ूंगा। जैसे बात की जा रही थी कि मधेपुरा से वो राजी हो जाए चुनाव लड़ने के लिए, लेकिन वो अपनी बात पर अड़े हुए हैं। तो ये जो अड़ियलपना है, ये इंडी गठबंधन को एक होने में काफी बड़ा रोड़ा दिखाई दे रहा है। इस बीच ये खबर है कि कल संभवतः सीट शेयरिंग को लेकर के इंडी गठबंधन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा, लेकिन आप देखिए कि प्रेस कॉन्फ्रेंस है राजद के मुख्यालय पर जी, और यानी एक बड़े भाई के तौर पर बिहार में खास तौर से इंडी गठबंधन के में एक बड़े घटक दल के रूप में आरजेडी अपने आप को समझता है जी। यही उसने काम किया जब बिना किसी सलाह मशविरे के उसने बीमा भारती का नाम घोषित कर दिया पूर्णिया सीट से, जिसके लिए कि कोषा थे आपके पप्पू यादव। तो ये सारी चीजें चल रही हैं अभी। उधर सीपीआई ने भी बेगूसराय से अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया। अब सीपीआई एमएल की मांग और 2 और सीटों की हो रही है। पहले उसने कराकाट, आरा और नालंदा की मांग की थी, अब 2 और मांग रही है, कटिहार और सीवान।
सबको अगर हम और देखें तो जितने घटक दल हैं वो सारे अपनी डफली, अपना राग जैसी स्थिति यहाँ बनती है। बिल्कुल, और वो कहते हैं ना कि अगर गांठ अगर पड़ जाए तो रिश्ते हो या डोरी, लाख करो कोशिश, खुलने में वक्त लगता है, लेकिन वक्त बहुत कम बचा है। 24 का चुनाव सर पे है, अब देखते हैं कितना वक्त लगता है। बहुत शुक्रिया सलमान हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खबर पर विस्तार से बात करने के लिए। फिलहाल एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, बहुत जल्द हाजिर होते हैं। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा, उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। पता है इन्वेस्टर्स के लिए एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है, IPF। लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहाँ से सीखा? NSE की साइट पर। सोच कर, समझ कर, इन्वेस्ट कर। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा, उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। यारो, शादी तो मैं प्रीति से ही करूंगा। कॉलेज टॉप करके अच्छी सी नौकरी लूंगा, झट से प्रीति को प्रपोज कर दूंगा और फैमिली हॉलिडे स्पेन में। वाह यार, मैं तेरी प्लानिंग का बड़ा फैन हूं। तू आज ही SBI में अपना सेविंग्स अकाउंट ओपन कर ले और अपने स्पेन हॉलिडे की सेविंग शुरू कर ले। SBI सेविंग्स अकाउंट के साथ पाइए सेफ, सिक्योर, कन्वीनियंट बैंकिंग और ग्रेट कस्टमर सर्विस। SBI, देश का फैन। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा, उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। बात यूपी की 2024 के चुनाव से पहले देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में इंडी गठबंधन की शक्ल क्या होगी, कौन कौन से दल इसका हिस्सा होंगे, इसको लेकर बहुत समय तक संशय बना रहा था। लेकिन जब कांग्रेस और सपा ने मिलकर यूपी में चुनावी ताल ठोकी, उससे पहले ही दोनों दलों के बीच कई दौर की खींचतान की खबरें सामने आ चुकी थी। अब समाजवादी पार्टी में जबरदस्त विरोधाभास आपस में देखने को मिल रहा है। सपा में आपसी खींचतान पार्टी के नेताओं के आपसी गठबंधन पर ही सवाल खड़े कर रही है। पार्टी में खेमेबाजी और एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ से सपा की साख पर असर पड़ रहा है। टिकटों के बंटवारे के समय बदायूं सीट से पहले अखिलेश यादव ने अपने भाई धर्मेंद्र यादव को टिकट दिया था, लेकिन बाद में चाचा शिवपाल सिंह यादव को बदायूं के मैदान से उतार दिया। लेकिन वहां से शुरू हुआ प्रत्याशी बदलने का सिलसिला अभी भी जारी है। यूपी के रामपुर और मुरादाबाद सीट से सपा ने प्रत्याशी बदला तो पार्टी की खेमेबाजी सड़क पर आ गई। सपा का बड़ा चेहरा रहे आजम खान इन दिनों सीतापुर जेल में है, जहां उनसे बीते दिनों अखिलेश यादव ने मुलाकात की थी। सूत्रों की माने तो उसी मुलाकात में आजम खान ने रामपुर और मुरादाबाद सीट को लेकर अखिलेश यादव पर दबाव बनाया, जिसके बाद अखिलेश ने प्रत्याशी बदलने का बड़ा फैसला किया। फैसला बदलने के बाद भी दोनों सीटों पर सपा की आपसी खींचतान बंद नहीं हुई, बल्कि बढ़ती हुई नजर आ रही है। चुनाव से ठीक पहले प्रत्याशी बदलकर सपा अपने नेताओं के बीच बैलेंस बनाने की कोशिश कर रही तो भाजपा को बैठे बैठाए मुद्दा मिल गया है। बीजेपी ने अखिलेश के नेतृत्व पर ही सवाल खड़े किए हैं। समाजवादी पार्टी का मैं कार्यकर्ता हूँ, कार्यकर्ता रहा। मजबूरी सिर्फ यह है कि मैं मुरादाबाद में चुनाव प्रचार नहीं कर सकता। बाकी जहाँ भी पार्टी चाहेगी मैं वहाँ पे प्रचार करूँगा। नामांकन करा है, अब ये तो उन्होंने तो इंडिपेंडेंट नामांकन करा है। पार्टी ने जिसको उतारा है वो तो प्रत्याशी पार्टी का रहेगा ही। मुरादाबाद और रामपुर में जंग छिड़ी है, चच्चा और भतीजे में छिड़ी है कि नहीं छिड़ी, मेरे समझ में नहीं आ रहा। कल शाम को किसी को टिकट, आज किसी को टिकट, कल किसी को टिकट, मतलब उनके पास न टिकट लेने वाले हैं, न लड़ने वाले हैं, न जीतने वाले हैं। तो सपा ने बैठे बैठाए बीजेपी को एक बड़ा मुद्दा दे दिया उत्तर प्रदेश में। तो चुनावी चकल्लस के आज के संग में बस इतना ही, लेकिन लगातार हम इस खास कार्यक्रम के माध्यम से आप तक आते रहेंगे। आज मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।